आओ सोचो कि क्यों तिफलाने वतन शोख चंचल बनाते नहीं ये चमन। हंसते गाते नहीं, मुस्कुराते नहीं, अपना सदियों का गम भूल जाते नहीं। सोचो कि इनको रोशन नजर दे, आओ सोचो कि इनको इल्म हुनर दे, आओ सोचो इनको अच्छी खबर दे, आओ सोचो इनको उम्मीदें सहर दे, आओ मिलकर सब ही इनकी परवाह करें, सोचो कि क्यों तिफलाने वतन शोख चंचल बनाते नहीं ये चमन। हंसते गाते नहीं, मुस्कुराते नहीं, अपना सदियों का गम भूल जाते नहीं। मासूमियत की अदा छिन गई, सुबह रोशन की बाकी सबा छिन गई, इनका मासूम चेहरा एक सजा बन गया, इनका हम इनके दर्द की दवा बन गया, नर्म हाथों में कासा एक कांटा बन गया, इनका मुजरिम ही इनका खुदा बन गया। आओ सोचो कि क्यों तिफलाने वतन शोख चंचल बनाते नहीं ये चमन। हंसते गाते नहीं, मुस्कुराते नहीं, अपना सदियों का गम भूल जाते नहीं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मैं आज काफ़ी लो साउंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये एक पूरा वीक ही लो गया है और एक पूरा ये जो हफ्ता है मुझे उसने मुसलसल एक ही बात सोचने पे मजबूर किया है कि ये दुनिया क्या हमारे बच्चों के लिए इतनी महफूज है जितनी हम लोग इसे बनाना चाहते हैं। मेरी आज एक छोटी सी कोशिश है, बल्कि मेरी और मेरे दोस्ती प्लेस के तमाम मेंबर्स की एक छोटी सी कोशिश है कि हम कुछ अवेयरनेस अपने हिस्से के जो हम ड्यूटी है हम वो ज़रूर करें। कुछ अवेयरनेस अगर हम किसी को दे सकें और इतनी सी अवेयरनेस की वजह से अगर किसी बच्चे का आगे चल के भला हो सकता है, कोई एक बच्चा भी किसी दरिंदगी
का शिकार होने से बच सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आज ये शो 7 साल की मासूम ज़ैनब के नाम कर रही हूँ, जिसने अपने बचपन में उस चीज़ को विटनेस किया है जिसको विटनेस करने की उसकी उम्र नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में उसे मौत के आगोश में ज़बरदस्ती भेज दिया गया, जबकि यही ज़ैनब बड़ी होके शायद डॉक्टर, शायद इंजीनियर या शायद पायलट बन सकती थी। मुझे अफसोस है कि मैं आज एक हंसता खेलता शो नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि जब हम सर्दियों की ठंडी सी रात में अपने रज़ाई के अंदर बैठ के ड्राई फ्रूट एंजॉय कर रहे थे या हम लोग चाय पी रहे थे, उस वक्त एक मासूम 7 साल की ज़ैनब किसी की दरिंदगी का बार बार शिकार हो रही थी। उसको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था और इतनी सख्त सर्दी की रात में उसको कूड़े के डब्बे में फेंका जा रहा था। मुझे अफसोस है कि आज मैं अशरफुल मखलूकात के ज़मीर को झंझोड़ने की खातिर एक शो कर रही हूँ। मुझे अफसोस है कि मुझे आज अपने शो में बच्चों को उस टॉपिक पे अवेयरनेस देनी पड़ रही है जिस टॉपिक के बारे में कुछ समझने की उनकी उम्र नहीं है। मैं आज अपना हाल, तो जैसे मैं हमेशा हर शो में बताती थी, मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कहाँ से शुरू करूँ और मैं क्या बोलूँ, मुझे किस हद तक, किस लिमिट तक बात करनी चाहिए, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ तक अपनी सोच, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, वो आप लोगों तक ज़रूर मुंतकिल करूँ। मेरा आज का मुद्दा 7 साल की कसूर की ज़ैनब है। मेरा मुद्दा वो हर बच्चा है जो अब खुल के सड़कों पे खेल नहीं सकेगा, खुल के सांस नहीं ले सकेगा, जिसके माँ बाप उसे अब घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। मेरा मुद्दा वो 10-12 साल की मासूम बच्चियां हैं जिनके माँ बाप उनको चंद पैसों की एवज या फिर गरीबी से तंग आके ढेर उम्र के शख्स के साथ ब्याह देते हैं, जिनकी खुद गुड़िया की शादी करने की उम्र होती है, मगर उनके पेरेंट्स को सिर्फ पैसे नजर आते हैं और वो एक लाइसेंस दे देते हैं निकाह की सूरत में कि उनकी 10 साल की 12 साल की मासूम बच्ची के साथ वो अधेड़ उम्र का शख्स रोज उसके अरमानों को कुचलेगा, रोज उसकी जिंदगी आजाद करेगा, रोज उसे उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जिसकी उसकी उम्र नहीं। मेरा मुद्दा वो 10-12 साल की बच्ची है जिसकी गोद में उस उम्र में बच्चा आ जाता है जिस उम्र में वो दूसरे बच्चों को सड़क पे खेलते हुए देखती है और आंखों में आंसू भर के अपने नसीब को रोती है। मेरा मुद्दा वो बच्चे, वो बच्चियां हैं जो अपने घरों में भी अपने आप को महसूस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी न किसी दिन उनके शराबी या जुआरी बाप या भाई उनको जुए में हार के आ जाएगा। मेरा मुद्दा छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप छोटी सी सैलरी की खातिर बड़ी बड़ी कोठियों में लगवा देते हैं काम करने के लिए, और अगर उनसे एक गिलास भी टूट जाए पानी का तो उनके मालिक उनको जलील करने में और एक थप्पड़ रसीद करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। मेरा मुद्दा वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली हर लड़की है जो जैसे ही अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के गेट पे पहुंचती है, हजारों लड़के वहां पे पहले ही मौजूद होते हैं जो ऊपर से नीचे तक कहा जाने वाली नजरों से उसको मुसलसल देखते हैं, जो सीटियां बजाते हैं, जो उनके ऊपर गंदे किस्म के वाहियात कमेंट्स पास करते हैं, और जाते जाते उनको टच करना, कंधे से कंधा टकराना तो उनकी ड्यूटी है। मेरा मुद्दा ऑफिस जाने वाली वो हर लड़की है जिसको उसकी खूबसूरती और उसकी फिगर की बेस के ऊपर जॉब दी जाती है मगर उसकी काबिलियत के ऊपर नहीं। मेरा मुद्दा वो शरीफ ज़ादी है जो ऑफिस के कोने में बैठ के अपने दुपट्टे को सलीके से रख के हर किसी से कट ऑफ होकर आराम से अपना काम करती है, मगर
ऐसी ही शरीफजादियों पे सबसे ज्यादा तोहमतें लगती हैं, उनके किरदार को सबसे ज्यादा उछाला जाता है। मेरा मुद्दा वो लड़कियां हैं जिनके चेहरों पे तेजाब फेंक के उनके चेहरे को पूरी उम्र के लिए झुलसा दिया जाता है, और वो उस बिगड़े हुए चेहरे के साथ पूरी जिंदगी ना आईना देख पाती हैं, ना बन संवर सकती हैं, और कोने में एक बैठ के पूरी जिंदगी रो के गुजार देती हैं। मेरा मुद्दा वो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको हम स्कूल नहीं भेजते। मेरा मुद्दा वो बन्नी होने वाली बच्चियां हैं जो अपने माँ बाप और अपने भाई के कसूर के बदले में दूसरों के घर जाके पूरी जिंदगी उस खानदान की खिदमतों में रहती हैं और उनके हाथों जलील होती रहती हैं। मेरा मुद्दा वो हर लड़की है जिसके माँ बाप पूरी उम्र उसको सिर्फ तालीम दिलाने में ज़ाया कर देते हैं और सिर्फ जहेज की हर कीमती से कीमती चीज़ जमा नहीं कर पाते। वो लड़कियां जो अपने ससुराल वालों को एक बेटा नहीं दे पाती और इसकी बदले में, उनकी खिदमतों के बदले में उन्हें यहाँ आग लगा दी जाती है या फिर उनको जलील और ख्वार करके तलाक दे दी जाती है। मैं जितने भी मुद्दे बयान करूं उतने ही मुद्दे कम है, मैं जितनी भी आंखें पढ़ूं उतनी ही आंखें आंसुओं से भरी हैं और उतनी कहानियां हैं। मैं आज ज़ैनब की बात करना चाहती हूँ। मैं आज सिर्फ एक ज़ैनब की नहीं, बहुत सी ज़ैनब, बहुत सी फातिमा, बहुत सी नूरी भी हैं जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं, जिनको शायद मौत के घाट भी उतार दिया गया है, या जिनकी ज़िंदगियाँ अल्लाह ना करे इस वक्त ज़ाया हो रही होंगी, या गॉड फॉरबिडन जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं। ये शो आज का मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए कर रही हूँ। शायद कोई बच सके, शायद हम सब जो यहाँ से सीखें, शायद हम किसी तक पहुँचाएं, और शायद किसी के दिमाग में ये बात आ जाए, और शायद कोई बच्चा सीख सके कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है। मैं जो ये इस तरह के काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग चले इतना बड़ा गुनाह कर ही रहे हैं, और आप लोगों ने ये गुनाह कबीरा जना बिल जबर कर ही लिया है, तो आप लोग उस बच्चे को जिनको जिंदा छोड़ दिया जाता है, आप उनको जिंदा क्यों छोड़ते हैं? मतलब आप भी जहाँ इतना बड़ा गुनाह कर लिया उसको मार डालें। मैं इस वजह से इतनी बड़ी बात दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ बिकॉज मैंने अपने सामने बड़े ऐसे बच्चों को विटनेस किया है जो इस सिनेरियो से बच तो जाते हैं जिंदा, मगर पूरी जिंदगी उनके माँ बाप सिसकते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो यही दुआ करते हैं कि काश ये मर जाता या मर जाती। ऐसे बच्चे जिनको अब अपना मुस्तकबिल नहीं पता, ऐसे बच्चे के जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़े रहेंगे और पूरी उम्र उसके माँ बाप दिन रात उनको देख के मरते रहेंगे। कम से कम जब वो अगर मर जाते हैं, माँ बाप कब्र पे जाके तसल्ली से रो तो लेते हैं कि शायद ये आखिरी आरामगाह में सुकून से है, और बिलाशुबा अल्लाह का इंसाफ बहुत बड़ा है, वो बिलाशुबा अपनी आखिरी आरामगाह में बड़ी आराम से होते हैं। ऐसे बच्चे अगर जब जवान हो जाते हैं ना, उनके माँ बाप को सिर्फ ये टेंशन होती है कि इन बच्चियों से अब शादी कौन करेगा, क्योंकि हम लोगों का माशरा इस तरह से है कि हम लोग सिर्फ जो खुदा न खास ऐसी सिचुएशन से लड़कियां बच्चियां नहीं गुजरी होती, हम लोग उनको इतना छांटते हैं, हाइट लंबी हाइट छोटी, वेट ज़्यादा वेट कम, नाक बड़ा नाक छोटा, हम आवाज़ से, बालों की लंबाई से, हम खाना पकाने के हुनर तक को छांटते हैं। तो अगर खुदा ना खासा किसी की बेटी के साथ इस तरह से होता है तो हम लोग क्या उसको कबूल करेंगे? कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो ऐसी बच्ची को कबूल करेंगे?
ये वाकया सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब का नहीं है। ये वाकया इस वक्त सवाल सिर्फ कसूर पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, ये वाकया सवाल बन गया है एक ग्लोबल लेवल पे। इस तकलीफ से, इस सिनेरियो से, इस इंसिडेंट से सिर्फ ज़ैनब जैसी बच्चियां नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी बच्चियां हैं, इवन के छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से कोई भी सेफ नहीं है। ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस अब बहुत ज़रूरी हो गई है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू टेल कि बड़े डिफरेंट मुल्कों में जहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, वहाँ ये अवेयरनेस दी जाती है, वहाँ ये अवेयरनेस बताई जाती है, वहाँ बताया जाता है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी गाइडेंस दी जाती है कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है, और बच्चों को भी गाइडेंस दी जाती है कि उन्हें किस तरह से इन चीज़ों से बचना है। अगर मैं आप लोगों से ग्लोबल रेशियो की बात करूं तो 53% ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड आर फेसिंग डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज। % of children are facing the child abuse, जिसमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की जाती है, जिनमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। 2/3 children of this 53% of global ratio are facing this trauma yearly, जिनमें से 19% अननोन है एंड 81% उनके अपने रिलेटिव्स हैं, उनके अपने पेरेंट्स की वो फ्रेंड्स हैं, वो रिश्तेदार हैं जिनका उनके घर आना जाना था। और मोस्ट ऑफ देम आर 5 to 9 years of age, बिकॉज जो 5 से 9-10 साल तक की एज है वो ईजीएस्ट टारगेट होते हैं, बिकॉज वो एक क्यूरियस एज है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी में होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सिचुएशन में टारगेट बन सकते हैं। पाकिस्तान में सालाना 2500 केसेस ऑफ चाइल्ड रेप एंड अब्यूज सामने आते हैं। साउथ अफ्रीका में 3000 ईयरली। एंड ये बड़े मज़े के हैं। हम लोग इन कंट्रीज़ को काफ़ी रेट में कम समझ रहे थे, आप बड़े सरप्राइज होंगे उनके जो हैं ये रेटिंग्स जानकर। बांग्लादेश में 3200 अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया 2000 to 7500, Botswana, South Africa around 10,000, Zimbabwe 30,000 cases in 4 years, Russia yearly 10 to 11,000 cases. UK 16,000 cases, Afghanistan 18,000, USA 20,000 and Australia, and I am very surprised to tell you Australia 50,000 cases yearly of child abuse we are facing yearly. हम इतने सारे बच्चों को खो रहे हैं हर साल दुनिया के हर कोने में, हर गली में, हर कूचे में, और हम लोगों ने इस टॉपिक को आज तक इतना बड़ा समझा ही नहीं। हमने इस सिनेरियो को, इस चीज़ को इतना बड़ा समझा ही नहीं।
क्योंकि जब तक हम एक कोई बच्चा जो हमारी नज़रों के सामने इस चीज़ का विटनेस नहीं बनता, हम लोगों के लिए ये सिनेरियो बड़ा ही नहीं होता। मुझे दोस्ती प्लेस से मेरे एक जो है को फेलो उनका भी मैसेज आया है एंड ही सेज के अरब ममालिक में भी ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली सही बात है, अरब ममालिक में भी ऐसा होता है, मगर अरब ममालिक के रेशियोज इतनी ज़्यादा क्यों नहीं आती? एक्चुअली वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश जो जैसे मुल्क जो हैं वो बच्चे अपने ही मुल्क से अगवा करके बहुत आराम से अरब ममालिक के लोगों को बेच देते हैं। उनके अपने मुल्क के अंदर अपने जो बच्चे हैं वो महफूज हैं, मगर उनका टारगेट हम लोगों के गरीबों के जो बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप आंखें बंद करके पैदा ही शायद अब इसलिए करते हैं कि उन्हें बेचा जा सके, तो वो यहाँ से खरीद के वो जो है अल्लाह माफ़ करे वो अपनी हवस पूरी कर लेते हैं। मगर फिर भी अरब ममालिक में ईरान जैसे ऐसे मुल्क हैं जो कि ऐसी हरकतों के ऊपर 7 साल के बच्चे के साथ जिसके साथ रेप हुआ था उसके कल्प्रिट को, उसके क्रिमिनल को, उसके रेपिस्ट को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हैंग कर दिया था, और जिसकी वजह से वहाँ की रेशो दिन ब दिन गिरती जा रही थी। और यही सज़ा हमारा पाकिस्तान इस वक्त चाहता है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं दुनिया का हर मुल्क अगर एक आधा क्रिमिनल इस तरह से हैंग कर दे तो मेरा ख्याल है कि दोबारा कोई भी किसी बच्चे की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेगा। बच्चा तो दूर की बात, जवान लड़की की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेगा। अगर 5-6 पुलिस वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आगे जाके खड़े कर दिए जाएं तो कोई लड़का वहाँ बाइक पे भी नहीं गुजरेगा, खड़ा होना तो दूर की बात है। मैं ना ये रेशियोज जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक्चुअली ना थोड़ी सी आई वाज लाइक रियली द मोर एजुकेटेड वी आर गेटिंग द मोर फ्रस्ट्रेटेड वी आर बिकमिंग, द मोर एजुकेटेड वी आर गेटिंग द मोर इजी प्लान्स एंड एस्केप आउट्स वी कैन थिंक ऑफ। मगर एक्चुअली ये रेशियो जो है इन मुल्कों में इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि जो है यहाँ ना लोगों को अवेयरनेस है, माँ बाप जानते हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ इस तरह का सिनेरियो पेश आया है तो हम लोगों ने जाके पुलिस में रिपोर्ट करनी है, हम लोगों ने बताना है, हम लोगों को मुजरिम चाहिए, आइदर इट्स रिलेटिव और आइदर इट्स अननोन, उन लोगों ने जो है इस आगे आना होता है। मगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे थोड़े अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ के पेरेंट्स अव्वल तो उनको बच्चे बताते ही नहीं, बिकॉज पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ एक ट्रस्ट रिलेशन बनाया ही नहीं। और काफ़ी बच्चियाँ इस एज में बड़ी होने के बाद भी अपने पेरेंट्स को जो उनके साथ हादसा बचपन में हो चुका होता है वो नहीं बताया होता उन्होंने, और पता नहीं कितनी बच्चियाँ इस तरह से दुनिया से चली गई हैं जिन्होंने बताया ही नहीं और कि उनके साथ हुआ क्या। और अगर जब बच्चे पेरेंट्स के सामने बता भी देते हैं वो पेरेंट्स उनकी इज्जत के खातिर चुप कर जाते हैं, उनको नहीं, वो कहते हैं जो हो गया सो हो गया एंड कोई बात नहीं, अब ये बात किसी को मत बताना, हमारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। एक्चुअली ये जो इतनी छोटी रेशियो हमारी रिपोर्ट हो रही है वो शायद छोटी सी एजुकेटेड हैं लोग, शायद वो स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और वो आके रिपोर्ट करते हैं, मगर जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। वो नहीं जानते कि जिसने आपकी बेटी या आपके बच्चे के साथ इस तरह से किया है वो अगला निशाना आपके अगले बच्चे को भी रख सकता है, वो अगला निशाना आपके पड़ोसी के बच्चे को भी रख सकता है, आपका भतीजा भतीजी भांजा भांजी कोई भी इसका अगला टारगेट हो सकते हैं। एक दफ़ा उसको जाने देने का मतलब है उसको दूसरी दफ़ा भी जाने देना, तीसरी दफ़ा भी जाने देना, और इस तरह से वो एक दरिंदा कितने मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेगा। ये अवेयरनेस एक्चुअली हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें ये अवेयरनेस मैं चाहती हूँ कि पहुँचे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने पार्ट पे जितना पहुँचा सकूँ मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। और जो मुझे सब सुन रहे हैं मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जो ड्यूटी निभाएं,
आप लोगों की भी ये ड्यूटी है, आप लोगों की भी ये ज़ैनब बेटी थी, आप लोगों की भी बहन थी, आप लोगों की अल्लाह ना करे आपके एरिया में, आपके खानदान में कोई दूसरी ज़ैनब हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। इफ़ यू केयर, अगर आपके सीने में अब भी दिल है, तो आपके इर्द गिर्द जो भी बैकवर्ड लोग हैं, आपको चपरासी है, घर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, ड्राइवर है, आपको जो लगता है जिनको ये अवेयरनेस नहीं है, उन्हें बिठाएं अपने पास और उन्हें ज़रूर सुनाएं। और बल्कि मेरा आप शो सुनाना है, आप मेरा शो सुनाएं। आपको अगर मेरे शो से सारे पॉइंट्स याद रहते हैं, आपने वो सारे उनसे डिस्कस करने हैं और उन्हें कहना है कि आप आगे फॉरवर्ड अपने फ्रेंड्स को करें। एक बच्चे की जान भी अगर हम इस तरह से बचा सकते हैं, तो हम एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरी नस्ल बचा रहे हैं। और ये आज के हालात में एक अच्छी नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन तकलीफ़ों से उनको निकालें। मैं अगर ये सारी रेशियो सारे मुल्कों की टोटल करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख घर बनते हैं ऐसे जो सालाना तौर पर इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। ग्लोबल लेवल पे 3 लाख घर इस वक्त ऐसे हैं जो सालाना इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। 3 लाख माएँ रोती हैं उस कि हम लोगों ने अपनी औलाद दुनिया में लाई क्यों, ना होती तो बेहतर था, बजाय इसके कि इस अजियत के साथ वो दुनिया से जाते। 3 लाख बाप सालाना पूरी दुनिया को इस सवाल का जवाब देते हैं कि उनकी बेटी या उनके बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनका बच्चा उन्हें किस हालत में मिला। 3 लाख बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं सालाना, और ये एवरेज अनफॉर्चुनेटली ईयरली बढ़ती जाती है, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोगों की अपनी गलतियाँ हैं, ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, और ये हम लोगों के पार्ट ऑफ ड्यूटी था कि हम लोग अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों पे नज़र रखते। जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम कोई केस सुना हमने, कसूर में पहले भी वाक़यात हो चुके हैं और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। परसों एक 11-12 साल का लड़का ज़्यादती के बाद कत्ल करके खेतों में मिला है कसूर में। मतलब ज़ैनब के केस से भी उसके रेपिस्ट को, उस बच्चे के रेपिस्ट को सबक हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं देंगे, हमारे अपने बच्चे भी महफूज नहीं हैं। हमारा कोई भी बच्चा अब सड़कों पे निकल के खेलने के लिए महफूज नहीं है। हमारा कोई भी बच्चा अब अपना बचपन उस तरह से खुल के नहीं जी सकता जिस तरह से शायद हम लोग ने अपना बचपन जिया है। और आप सब मेरे साथ इस बात पे ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि आप लोगों ने बचपन जिस तरह से जिया है, अब के बच्चे उस तरह से नहीं जी सकते, क्योंकि आप जब अपने बच्चे को अब सड़क पे भेजेंगे तो आप लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, और आप लोग बार बार खिड़की से बाहर देखेंगे कि क्या हमारा बच्चा अभी वहाँ पे खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, या फिर आप उससे बचपन छीन लेंगे और आप उसे घर में रखेंगे और खिलौने ला देंगे, तो वो ज़िंदगी नहीं जी सकता। वो पकड़म पकड़ाई, वो बर्फ़ पानी, वो गो वो इस तरह की स्पोर्ट्स और सब कुछ वो बच्चे अब नहीं जी सकते। वो हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी, क्योंकि हमने अब तक नहीं सोचा कि शायद हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। हमने अब तक नहीं सोचा था कि हम लोगों में से ऐसे दरिंदे निकल सकते हैं जो हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब करेंगे। मगर अगर अब हम सोच रहे हैं तो इट इज़ हाई टाइम कि आप सब अपनी पार्ट ऑफ ड्यूटी करें। इट इज़ हाई टाइम कि आप लोगों ने सबको बताना है जाके कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, आप दूसरे के बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। बात सिर्फ आपकी अब अपने बच्चों की नहीं, अपने लफ्ते जिगर की नहीं, इस पूरी दुनिया की बच्चों की है। सारे बच्चे एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कोई चीज़, बच्चे सबके एक होते हैं। बच्चों से ज़्यादा साफ दिल किसी का नहीं होता। वो इन मजहब से और इन सब चीज़ों से बालातर होके सोचते, और वाहिद एक वही तो नस्ल थी हमारी, जो सबसे ज़्यादा मासूम नस्ल, उसी को हम लोगों ने कुचलना शुरू कर दिया। और कुचलने वाले हम लोगों में से ही हैं, एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं।
यहाँ बिल्कुल नहीं कहने आई कि जस्टिस फॉर ज़ैनब, बिकॉज जस्टिस तो बहुत दूर की बात है। आई वुड रेदर से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जस्टिस का तो मतलब मैं सोचती ही नहीं, क्योंकि मुझे अब उम्मीद ही नहीं रही। शाहज़ेब खान के कत्ल के बाद, शाहरुख जतोई के आज़ाद घूमने के बाद, मैं जस्टिस की बात ही नहीं करती। और मैं जस्टिस की बात इसलिए भी करना नहीं चाहती बिकॉज़ मैं अब नाउम्मीद हूँ। मैं बिल्कुल नाउम्मीद हूँ अपने जुडिशरी सिस्टम से। और मैं जस्टिस की बात तब करूँगी जब मेरे बच्चे सड़क पे निकल के, मेरे ख़ानदान के बच्चे, सब बच्चे सड़क पे निकल के खुल के खेलते मुझे नज़र आएंगे और मुझे टेंशन नहीं होगी कि मैं किसी के भी बच्चे पे या नज़र रखूँ कि क्या वो मौजूद है या कोई स्ट्रेंज आदमी, स्ट्रेंजर उनके पास से गुजर तो नहीं रहा। किसी स्ट्रेंजर को उनके पास से गुजरते हुए देख के मेरा दिल धड़केगा नहीं ज़ोर से। मैं उस वक्त समझूँगी कि जस्टिस जो है वो अब उम्मीद लगाने के काबिल है। हमारा जुडिशरी सिस्टम, फॉर मी नो। मैं आज बिल्कुल नहीं कहूँगी जस्टिस फॉर ज़ैनब, बिकॉज जस्टिस तो उसके साथ होगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के जो है निज़ाम बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा जो है फ़ैसले करने वाला है और हम सब इबरतनाक जो है उसके सज़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसलिए अल्लाह से मुझे बहुत उम्मीद है। मगर इफ़ आई से जस्टिस फॉर ज़ैनब, I'm sorry, I'm not going to say justice for Zainab today here because I am not expecting any justice because मैंने खुद देखा है, खुद टीवी में न्यूज़ में सुना है, जो लोग जस्टिस मांगने गए थे उनमें से 2 लोगों को तो गोलियां मार के मार दिया गया। जिसके माँ बाप उम्रा करने गया था, पीछे से उनकी बेटी के साथ रातों रात गायब होने के बाद क्या क्या हुआ, जो वहाँ सजदे में गिर के अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे और बच्चों की किस्मतें यहाँ लुट रही थी। मैं ऐसे माशरे से जस्टिस की उम्मीद नहीं कर रही। इसलिए मैं अपना शो सिर्फ अवेयरनेस पे बात करने आई हूँ और अब मैं सिर्फ अवेयरनेस पे बात करूँगी, जिसमें मैं पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दूँगी और बच्चों को भी अवेयरनेस दूँगी। मगर सबसे पहले मैं पेरेंट्स को अवेयरनेस देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं जानते कोई किसी चीज़ के हमने अपने बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, तब तक हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। मुझे मेरे साथ मेरी बहुत फ्रेंड्स ने मेरी बड़ी हेल्प की है। मुझे बहुत सारे उन्होंने मैसेजेस सेंड किए हैं जो मैं ज़रूर शामिल करूँगी और उनके मैसेजेस ज़रूर कन्वे करूँगी। और अगर आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से या कोई अवेयरनेस आपको लगता है कि आप इस टॉपिक पे कोई अवेयरनेस दे सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर PM कीजिए। मुझे व्हाट्सएप मेरी फ्रेंड्स जो हैं कर सकती हैं। मुझे मेरे फेसबुक के पेज पे आप लोग ज़रूर जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की दिल की आवाज़ इस वक्त ऑन एयर सब तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं इंशाल्लाह ताला मैं उनकी आवाज़ भी ज़रूर पहुँचाऊँगी। मगर मैं इस वक्त सबसे पहले अपने शो में एक बच्ची को बुलाना चाह रही हूँ जो अभी तक मेरे साथ ही मौजूद है। और मैं उस बच्ची को मैंने क्यों बुलाया है और उससे सवाल जवाब करके मैं आप लोगों को उसके बाद बताऊंगी कि मैंने उस बच्ची को क्यों बुलाया।
तो मैं आपसे आपकी अभी अब मुलाकात करवाती हूँ नसरीन से। उनसे हम थोड़े से कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ वाक़यात डिस्कस करेंगे और वो हमें ज़रूर बताएंगी उनके साथ क्या गुज़रा है, और उससे शायद हम लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में कैसे चलना है और बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? मैं भी, अल्लाह का शुक्र। तो नसरीन, तुमने मुझे जो है कुछ अपने वाक़यात बताए थे और मैं चाहती हूँ कि तुम वो हम सब के साथ शेयर करो। तुम्हें पता है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज? ज़ैनब जिसके साथ जो हादसात हुए हैं। तो तुमने मुझे अपना एक वाक़या बताया था जब तुम सुबह के टाइम स्कूल जा रही थी। मैं चाहती हूँ तुम सबको ये वाक़या बताओ। मैं स्कूल जा रही थी सुबह और रास्ते में ना एक लड़का मिला। वो मुझे कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ स्कूल। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। उसने कहा नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ स्कूल। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी ना, मेरे पीछा ना करें। फिर उसने मुझे धमकाया। तो फिर मैं रोती रोती घर आके अपने अब्बू को बताया। अब्बू ने कहा तुम आज के बाद स्कूल नहीं जाओगी। मैंने अब्बू को कहा ये बात क्या हुई। फिर मिस से बात की। मिस ने वादा किया नहीं भाईजान, मैं इसे ना स्कूल भेजूंगी। ये मैं वादा करती हूँ मेरे साथ जाया करेगी, मेरे साथ आया करेगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये मेरी अब जिम्मेदारी है। अच्छा, तो नसरीन उसके बाद तुम जब एक दफ़ा तुमने मुझे बताया था कि तुम सुबह के टाइम कुछ लेने जा रही थी, तो वो वाक़या ज़रा प्लीज़ हम सबको बताओ। हाँ जी, सुबह में 8 बजे का टाइम था। मैं तो हलवा पूड़ी लेने गई हुई थी। तो एक लड़का ना, मैंने हलवा पूड़ी ले ली वो दुकान से। जब मैं पीछे मुड़ी तो थोड़ा मैंने आप घर की तरफ आ रही, एक लड़का मुझे कहता बहना आओ, मैं तुम्हें ना छोड़ आता हूँ तुम्हारे घर। तो एक साइकिल पे था, कहता आओ तुम उस गली में मुझे मिलो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मिलना, मैं अपने घर जा रही हूँ। कहता नहीं, तुम्हारी खाला का नाम अल्लाह रखी है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? कहता नहीं, मुझे सब पता है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता तुम उस बैक साइड पे गली पे मिलो, मैं आ रहा हूँ। मैं भागी घर आ गई। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी कहती है ऐसे लोग बहुत घटिया होते हैं, इनकी बातों में ना आया करो। तो नसरीन, तुम्हारी उस वक्त उम्र क्या थी? मेरी उस तरफ उम्र 8 साल थी। अच्छा, और जब तुम एक दफ़ा सब्ज़ी मेरे हाल से लेने जा रही थी, तो वो वाला वाक़या भी प्लीज़ बताओ। हाँ, मैं सब्जी लेने आलू और प्याज लेने जा रही थी। एक बूढ़ा बाइक में था। तो जब मैंने आलू प्याज लिया तो घर की तरफ मैं आ रही। घर मेरा बहुत ही दूर था। तो मुझे ना वो बूढ़ा ना बाइक वाला कहता आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ गुड़िया, मेरी बाइक पे पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं अंकल, मैंने नहीं बैठना, मुझे घर का रास्ता आता है, मैं चली जाऊँगी। कहता नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर के रास्ते भूल जाते हैं, उनको आते नहीं, हम काफ़ी छोड़ के आते हैं उन बच्चों को। मैं कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर वो मेरे पीछे पीछे आता, मैं भागी रोती रोती घर आई। फिर घर आके मैंने अपनी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी कहती बेटा ऐसे कि किसी की बातें नहीं सुनते। अगर कोई कहेगा तुम्हारा बाप वहाँ बैठा हुआ है, पापा वहाँ बैठा हुआ है, खाला बैठी हुई है, वो तुम्हें बुला रही, किसी की बात नहीं सुननी। वैसे भी आजकल कोई अपने या गैर आजकल वो सही नहीं होते, किसी का नाम लेकर बच्चों को मार देते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुमने जो भी तुम्हारे साथ कभी भी वाक़या हुआ है, तुमने घर जाके सीधा अपनी अम्मी को बताया है? तो क्यों बताया अपनी अम्मी को? मैं इस करके बताया कि माँ बेटियों को समझाती है, बताती है ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना। बाप का वो अलग प्यार होता है जो उसी माँ को होता है ना बेटी के ऊपर, वो हमेशा ही रहता है। इस करके माँ बेटियों को समझाती है। मैं इस करके कहती हूँ आप अपनी बेटियों को कभी बाहर भेजे ही ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो नसीम, बहुत शुक्रिया, तुमने जो है हम लोगों को अपनी पर्सनल बातें बताई हैं। और कुछ कहना चाहती हूँ। ये प्लीज़ नसरीन की बात सुन। हाँ जी, मैं कहना चाहती थी आज ही नूरी का वो मैं देख रही शो,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे भी बहुत अच्छी हैं, मैं सुनती हूँ उनका शो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। वो एक तरीके से बताती है क्या करना है क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, मेहरबानी। ओके नसरीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, तो आप लोग सुन रहे थे नसरीन को। ये नसरीन एक छोटी सी बच्ची है जो हमारे घर उसका आना जाना है काफ़ी, और इसने मुझे बहुत पहले ऐसे अपने वाक़यात बताए थे। और मुझे जब ये मैंने शो प्लान किया तो मेरा इरादा था मैं बिल्कुल कि मैं इस बच्ची को शो पे ज़रूर लाऊंगी। और मेरा लाने का मकसद एक्चुअली ये नहीं था कि उसके साथ जो वाक़यात हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। एक्चुअली मेरा ये नहीं था। कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि नसरीन की माँ एक अनएजुकेटेड औरत है। ऐसी औरत जिसने शायद ज़िंदगी में कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। एक अनएजुकेटेड माँ को जिस माशरे में रह रही है उसको इतनी बेहतर तरीके से पता है कि मेरा माशरा इतना गलीज़ है कि मुझे अपनी बेटी को छोटी सी उम्र में इस बात की गाइडेंस देनी पड़ेगी कि उसको इन सिचुएशन से कैसे निकलना है। नसरीन ने अभी आपको हम लोगों से सिर्फ 3-4 सिचुएशंस डिस्कस की हैं, उसके पास एक पूरी लिस्ट है इन सिचुएशंस की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो इन सिचुएशन से अपनी एक समझदार माँ की वजह से निकल पाई है। अब मैं थोड़ी सी पहले पेरेंट्स को गाइडेंस अवेयरनेस थोड़ी सी पेरेंट्स में क्रिएट करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक आप खुद जो है नहीं है इस सिचुएशन को खुद अच्छी तरह से समझते नहीं है, जब तक आप खुद नहीं जानते कि आपको अपने बच्चों के साथ किस तरह से चलना है, मेरा ख्याल है कि आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। तो अगर आपके इर्द गिर्द इस वक्त कोई भी बच्चा मौजूद है, आप उसे ज़रूर लेकर आइए कि वो मेरा शो सुने। और मैंने अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको ज़रूर कहा है कि आपने आज अपने बच्चों को लाजमी मेरा शो सुनाना है। और मैं बल्कि इस अपने शो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपलोड भी करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू शेयर इट एज़ मच एज़ आई कैन, एंड आई वुड वेरी अप्रिशिएट कि अगर आप सब लोग भी मेरा साथ ज़रूर दें। तो हम चलते हैं पेरेंट्स के अवेयरनेस की तरफ। तो सबसे पहली बात तो मैं सायरा साबिर मेरी फ्रेंड है फ्रॉम दुबई, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी अपनी पोस्ट के ज़रिए बहुत रहनुमाई की है, और आज मैं आपसे जो भी डिस्कशन पेरेंट्स के बारे में करने लगी हूँ वो सारी की सारी मुझे जो हैं उन्होंने ही सेंड की हैं। इस वक्त फिल्मों ड्रामों से या किताबों के ज़रिए हम सबको एक अच्छी तरह से बात मालूम हो चुकी है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में इस वक्त फंसे हैं। चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ अ वेरी बिग सिनेरियो। हम एक आफत से लड़ रहे हैं जो हम जानते हैं कि हो सकती है, और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है जिनके ग्रीन कलर होंगे या बड़े नेल्स होंगे एंड हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जी यही वो बंदा है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो हमारे और आपकी तरह नॉर्मल इंसान है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना है, और हम लोगों को अगर लगता है कि हमने अपने बच्चों को बता दिया कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को किसी को छूने नहीं देना, वहाँ से भाग जाना है, ये हमारी ड्यूटी है, तो एक्चुअली नहीं।
हमारे बच्चे, हम बच्चों की जो उम्र है वो अभी इस एज में नहीं है कि आप उन्हें एक दफ़ा गाइड कर देंगे और वो पूरी ज़िंदगी एक बात याद रखेंगे। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड योर चिल्ड्रंस आउट। एक्चुअली हम लोगों ने अपने बच्चों को डिफरेंट सिनेरियोज से और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू अपने बच्चों को हमने गाइड करना है कि वो इन बुरी सिचुएशंस का सामना कैसे कर सकते हैं। ये जो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो दुश्मन है, ये जो करप्ट और रेपिस्ट है, ये बच्चों के एतमाद को किस तरह से जीतते हैं। ये हम और आप जैसे ही होते हैं, इनके कुछ तौर तरीके बहुत फ्रैंक होते हैं और ये लोग इतनी फ्रैंकली डील करते हैं हमारे और हमारे बच्चों के साथ कि हमें अल्टीमेटली ये लगने लगता है कि यस दीज आर द वन, ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ये आपके बच्चों को लालच देते हैं। लालच शुरू में आपके घर आना शुरू करते हैं, आना जाना आपके घर उनका शुरू हो जाता है और देन वो आपके बच्चों को जो है छोटी छोटी गिफ्ट देना शुरू करता है। लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम अ चॉकलेट, आपके बच्चों को चॉकलेट्स देंगे एंड आप लोगों को सेफ फील होगा कि चलो दे आर प्लेइंग विद माई चाइल्ड और अच्छी दोस्ती हो रही है एंड एवरीथिंग। देन वो आपके बच्चों को अपने मोबाइल या अपने गैजेट्स या अपने टेबलेट्स पर जो है कार्टून्स देखने की, गेम्स खेलने की इजाज़त दे देते हैं एंड देन अगेन यू फील सिक्योर अबाउट दैट। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके बच्चों की पसंद और नापसंद को जानने लगते हैं। वो जानते हैं कि आपके बच्चों को खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बिकॉज हमारी मासूम माओं का काम ही होता है अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करना। हम लोग नहीं सोचते, हम हर स्ट्रेंजर्स के साथ अपने बच्चों की हर अच्छी बुरी चीज़ ना फ़ौरन डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आप अपने बच्चों को नहीं दिलवा पा रहे, लाइक आपकी बेटी को कोई गुड़िया चाहिए और आप उनको नहीं दिला रही, तो वो बंदा ही विल नो और ही विल टैकल योर चाइल्ड कि तुम्हारी मामा ने तुम्हें वो गुड़िया नहीं दिलवाई तो मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, मैं तुम्हें कल ला के दूँगा। इस तरह से वो आपके बच्चों को डिफरेंट तरीके से लालच देंगे। देन उसके बाद वो अपने बच्चों को, आपके बच्चों को झूठ बोलना सिखाएंगे। यानी कि वो जानते हैं कि आपके बच्चे, वो इतना ट्रस्ट जीत चुके हैं कि वो जानते हैं कि आपके बच्चे किस बात से डरते हैं कि आपको पता चलेगी तो आप उन्हें डांटेंगे। इस तरह से बच्चों का ट्रस्ट अपने पेरेंट्स से तो कम होता है, उस स्ट्रेंजर पे ज़्यादा हो जाता है, उस रेपिस्ट पे बच्चों का जो है ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंजर्स उन बच्चों से कहते हैं कि यू शुड गो फॉर दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए और ये ऑल द कूल किड्स डू दैट। When this comes, all the cool kids do that, तो आपके बच्चों के दिमाग में अलग अलग बातें आना शुरू हो जाती हैं एंड दे थिंक कि हाँ ठीक है, अगर मैं अपने पापा या अपनी अम्मी को ये बात नहीं बताता या नहीं बताती तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। फिर इसके बाद धमकी देना, वो जो है आपके बच्चों का इस वक्त तक बहुत एतमाद और आपके बच्चों की दोस्ती जीत चुके हैं। आपके बच्चों का जो है आपके बच्चों का उन पे इतना एतमाद हो चुका है कि वो अब इस बात की परवाह करते हैं कि वो जिसके दोस्त बना रहे हैं क्या वो बंदा फर्दर चल के उनका फ्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो इस तरह से बच्चे को धमकी देते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपका दोस्त नहीं। बच्चे इस बात से डर जाते हैं। फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे अब तक अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें, अपनी राज की बातें उन्हें दे चुके होते हैं, बिकॉज वो फ्रेंड्स बन चुके होते हैं, वो अपनी बहुत सारी बातें उनको बता चुके होते हैं। एंड देन द पॉइंट कम्स कि जब वो बंदा जानता है कि कौन सी बातें वो अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हैं और फिर उन बातों पे वो धमकी देते हैं एंड दे से कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा कि तुम अपने स्कूल में क्या करती हो या क्या करते हो, या तुमने लड़ाई की है या किसी बच्चे को मारा है। तो इस बात पे भी बच्चे डर जाते हैं और वो राज़ी हो जाते हैं वो हर काम करने के लिए जो रेपिस्ट चाहता है। और फिर बच्चों की जो है एक क्यूरियोसिटी भरी नेचर है। बच्चे चैलेंजेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। बच्चे जो हैं
उनकी क्यूरियस नेचर होती है, जिसकी वजह से जब कोई रेपिस्ट या कोई भी इस वक्त जो हमारा मुद्दा है, जो शख्स है, वो बच्चों को चैलेंज करते हैं कि आई वॉन्ट टू सी तुम कितने स्मार्ट हो या कितनी स्मार्ट हो, लेट्स से तुम 5 सेकंड में ये काम करके दिखाओ। एंड बच्चे जो हैं अपनी स्मार्टनेस, अपनी इंटेलिजेंस शो करने के चक्करों में वो डेयर फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसी काम की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं जो कि वो बंदा चाहता था। इन मिसालों से ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, दीज आर द की, जिस तरह से वो रेपिस्ट या वो बंदा आपके बच्चों के दिमाग तक पहुंचता है। एंड देन ये बातें आपने अपने बच्चों को बतानी है कि जो बंदा ये 5 पॉइंट्स आपके साथ यूज़ कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू बी फ्रेंडली, या फिर वो आपके साथ जो है आपको किसी बात से डरा रहा है, धमका रहा है, यू नीड टू कम एंड टेल अस। इसके बाद आपने जो है अपने बच्चों को इस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपने बच्चों को सुबह लेना है, अपने सामने खड़ा करना है और उनसे कहना है कि ऊंची सी आवाज़ में आप बोलें कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस ऊंची आवाज़ में कराएं। दिस इज़ हैमरिंग, यू आर हैमरिंग अ थिंग इन योर चाइल्ड्स माइंड, और उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझे बात सिखा रहे हैं, आई नीड टू यूज़ इट समडे समवेयर। इसके बाद आपने अपने बच्चों को बताना है कि अगर आप ऐसे किसी सिनेरियो में फंस रहे हैं तो आपने फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करनी है आइदर, या फिर अगर आपको लगता है वो आप उस सिचुएशन से, उस रूम से बाहर नहीं जा सकते हैं, जस्ट मेक एन एक्सक्यूज़। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। आप उसी वक्त वॉशरूम जाएंगे और अंदर से अपने आप को लॉक कर लेंगे। आपने अपने आप को अंदर से लॉक कर लेना है तब तक जब तक कि आपके पेरेंट्स वहाँ नहीं आ जाते या कोई और बंदा वहाँ नहीं आ जाता, या फिर वो जो बंदा आपको टारगेट कर रहा है वो तंग आके वहाँ से चला नहीं जाता। आप अपने आप को वॉशरूम में लॉक रखेंगे। उसके बाद आपने सबसे सेफेस्ट जगह पे पहुँचने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी जगह पर पहुँच जाएं जहाँ पे आपको लगे कि कोई अंकल या कोई आंटी या कोई भी ऐसा बंदा मौजूद है जिसको आप कह सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही आपके पेरेंट्स मिलते हैं, नज़र आते हैं, आपने फ़ौरन आकर जो है ना अपने पेरेंट्स को हर बात बतानी है, सब कुछ बताना है आपने अपने पेरेंट्स को, और कुछ भी नहीं छुपाना, बिकॉज ये आपके लिए बेहतर है। जिसने आपको एक दफ़ा टारगेट करने की कोशिश किया वो आपको अगली दफ़ा भी कोशिश करेगा। यहाँ मैं आपको जो है एक बात कहती चलूँ, आप ये सब अपने बच्चों को सिखा तो रहे हैं, मगर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी बच्चों के साथ दोस्ती नहीं है। जब तक आप अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से फ्रेंडशिप नहीं करते ना, आप उनका ट्रस्ट नहीं जीतते, तब तक आई एम सॉरी, आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये सब बातें उन्हें सिखाने का फ़ायदा नहीं जब तक कि एट द एंड उन्होंने आपको आकर कुछ बताना नहीं है। आपको चाहिए छोटी मोटी बातें जो हैं अपने बच्चों के साथ शेयर करना शुरू करें। कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि आपके बच्चों को आपको कहनी चाहिए। ऑफिस से आते हैं या आपके बच्चे स्कूल से घर आते हैं, उन्हें जाके बताएं मेरे ऑफिस में आज ऐसा हुआ। इस तरह से आपके बच्चे आप पे ओपन होंगे। आप जब छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करेंगे तो आपके बच्चे आपसे जो है उल्टा अपनी बातें भी शेयर करना शुरू करेंगे, और इस तरह से एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनेगा। आपसे अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने हमारे साथ कोई राज नहीं रखना, पेरेंट्स के बीच में कोई राज नहीं होता। बच्चों के साथ मैक्सिमम कोशिश करें कि फ्रेंडली आपकी नेचर हो। और सबसे बड़ी बात, अगर जैसे कि हमारा मीडिया जिस तरह से जा रहा है, हमारे बच्चे क्यूरियस हैं हर चीज़ को जानने के लिए, तो अगर आपका बच्चा आपके पास आके कोई क्वेश्चन करता है जो कि इट इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन और समथिंग आप कंफर्टेबल नहीं है, इंस्टेड कि आप उसको डांट डपट के चुप करवा दें, तो इससे बेहतर है आप उसको एक अच्छा सा जवाब दें उस चीज़ का, जिसमें एक पर्दा भी रह जाए और एक बात एक्सप्लेन भी हो जाए।
बजाय इसके कि आप उसे डांट दें, बिकॉज डांटने से आप अपने बच्चे की जो है सवाल को दबा रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म नहीं कर रहे। और बच्चे की क्यूरियोसिटी को ख़त्म करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और क्यूरियोसिटी ख़त्म आपके जवाब से होगी, बजाय इसके कि बच्चा किसी और के पास जाएगा और ये सवाल करेगा एंड यू डोंट नो वो बंदा आपके बच्चे को क्या जवाब किस तरह से देता है, जो शायद आपके बच्चे के हक़ में बेहतर भी ना हो। हम लोगों का एक्चुअली प्रॉब्लम है, हमने सेक्सुअल एजुकेशन को अब एक गुनाह कबीरा समझना शुरू कर दिया है। हम समझते हैं कि हमारे बच्चों ने अगर ये बात कर दी या हमने बच्चों से डिस्कशन कर दी तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर लेंगे। एक्चुअली ये नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आपके बच्चों को इस एजुकेशन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये बात अपने बच्चों से नहीं कर सकते, तो फेसबुक यूट्यूब पे अब बहुत सी वीडियोज़ हैं जो आपके बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में गाइड करेंगी। और अगर नहीं है, अगर आप किसी पर्सन टू पर्सन टॉक चाहते हैं तो आपकी बच्चों की खालाएँ हैं, बच्चों की फूफो हैं, मामियाँ हैं, चाचियाँ हैं, आपको लगता है आप नहीं बात कर सकते, आस्क देम। बड़े बहन भाइयों से कहें कि आपके बच्चों से बात करें इस टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज़ वेरी गुड। एक्चुअली दिस इज़ द प्रोसेस, इसी तरह से होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खुदा ना खासा अगर आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसा अलमिया अल्लाह ना करे हो जाता है, तो आपने अपने बच्चों को नोट करना है। हम नोट किस तरह से करेंगे? आप अपने बच्चों के रवैयों पे नज़र रखेंगे। आप देखेंगे कि आपका बच्चा अगर पहले बहुत हंसता खेलता था एंड ऑल ऑफ द सडन आपका बच्चा बड़ा खामोश हो गया है, तो इसकी रीज़न क्या है? आपने ये देखना है कि क्या आपका बच्चा रात को अपना बिस्तर गीला कर रहा है या रात को डरावने ख्वाब से जाग जाता है। आपने देखना है कि आपका बच्चा क्या अब छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा करने लगता है, या अगर आपका बच्चा किसी शख्स को पसंद नहीं करता और बजाय इसके कि हम फोर्स करें नहीं तुम इस अंकल के पास जाओ, इनके घर जाओ, फोर्स नहीं करें। अगर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी के साथ, तो इंस्टेड पुशिंग हिम टूवर्ड्स और पुशिंग हर टूवर्ड्स हिम, अपने बच्चे से पूछें व्हाई ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, व्हाई ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। क्योंकि बच्चे को एक पर्सनली तो ऑब्वियसली कोई दुश्मनी नहीं होने वाली, वो अगर डर रहा है किसी बात से तो आपको ये मालूम करना है कि आपका बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है। और ये सब चीज़ें जो है ना, आप अपने बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंस देना सीखें। हम लोगों के लिए बड़ा है, हमारे माशरे का अलमिया है कि हम अपने बच्चों को बच्चा समझते हैं, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। अपने बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंस देना सीखें। और अब ये जो सारी बातें हैं बार बार अपने बच्चों के माइंड में ड्रिल करें, उनकी ब्रेन हैमरिंग करें। हैमरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने बच्चों को मुसलसल एक बार जब समझाते जाएंगे वो उनके दिमाग में बैठ जाएगी। जिस तरह से नसरीन की माँ उसको मुसलसल एक बात समझाती रही और ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और इस सिनेरियो से वो निकल पाई है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ हर मदर। माँओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपनी बच्चियों से हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, ये सब जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा एक्चुअली माँओं की होती है। माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह इसीलिए ही कही गई है। ये मेरी हेल्प इस चीज़ों को शेयर करने में सायरा साबिर ने बहुत किया। मैं उनकी बहुत थैंक यू करती हूँ उनको। और उन्होंने मुझे जो है काफ़ी सारे डिटेल्स दी थी जिनमें से मैंने बड़े चूज़ी पॉइंट्स लिए हैं। मैं आपको एक अपनी लाइफ का भी बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर है शी इज़ ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट नेचर। उन्होंने मुझे फ्रेंड्स भी अब मेरे खुद चूज़ किए हैं एक्चुअली, मेरे सब बहन भाइयों के भी। और उन्होंने हमें बचपन से सिखाया है कि लिमिट क्या होती है फ्रेंड्स रखने की। इवन कि हम अपने कज़न्स के साथ भी फ्रैंक नहीं होते थे बिकॉज उनको नहीं पसंद था। हम बचपन में जब
बाकी लोग खेलते थे तो हम लोगों को होता था कि हम भी अपने कज़न्स के साथ खेलें। मेल कज़न्स, आई वांट टू से, कुछ कज़न्स जो बहुत बड़ी एज के थे, हम उनसे दुआ सलाम करते थे, उनसे बातचीत थी, बट हमारी एज के जो थे या हमसे थोड़े से बड़े थे, मेरी मदर अलाउ नहीं करती थी। उन्होंने हमें स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पिक एंड ड्रॉप खुद किया है। उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी, बट मेरे फादर उससे बिल्कुल अपोजिट थे। मेरे फादर जब सुबह काम से वापस शाम को घर आते थे, वो हमें अपने पास बिठाते थे एंड उन्होंने हमसे स्कूल से लेके उनके आने तक की जितनी भी मसरूफियात रही हैं, उन्होंने हम सब बहन भाइयों से बारी बारी पूछनी होती थी। और इस तरह से मेरे पेरेंट्स ने एक बैलेंस लाइफ रखी हमारी। हमारे फादर ने हमारे साथ बहुत फ्रैंक रोल अदा किया है एज अ फ्रेंड, और हमारी मदर ने बहुत स्ट्रिक्ट मदर की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस वजह से अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस हम लोग लेके चले और हमें किसी सिनेरियो का जो है सामना नहीं करना पड़ा। मुझे ये मेरा बताने का मकसद ये था कि दिस इज़ अ वेरी गुड वे। अगर एक पेरेंट स्ट्रिक्ट है तो एक फ्रेंड को इतना फ्रैंक होना चाहिए कि आपके बच्चे सबसे पहले आके अपना सारा इशू आपको बताएं। जैसे हम सब बहन भाई अपना हर इशू सबसे पहले अपनी मदर से नहीं, अपने फादर से ज़रूर डिस्कस करते हैं। वट एवर इट इज़, हमने हर सिनेरियो उनसे डिस्कस करना। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है, आपको अपने बच्चों के साथ ये ज़रूर आजमाना चाहिए। मैं अब अपने शो में कुछ मैसेजेस, बच्चों के अवेयरनेस से पहले कुछ मैसेजेस शामिल करना चाहती हूँ। मुझे बड़े लोगों ने मैसेज किए हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो इस टॉपिक पे लेके बहुत लोग बहुत सीरियस हैं। और हर बंदे ने मुझे ऑलमोस्ट मैसेज में ज़रूर कहा है कि ज़ैनब को जस्टिस मिलना चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ कि ज़ैनब को जस्टिस मिले। ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ, बस मेरी नाउमीदी है थोड़ी जस्टिस सिस्टम के साथ, जुडिशरी सिस्टम के साथ, एंड मैं इस वजह से थोड़ी इस चीज़ से भागती हूँ बिकॉज़ मेरा ईमान है अल्लाह ताला जो है हर बंदे को उसके अमाल की सज़ा और जज़ा ज़रूर देता है। इस वजह से दुनिया को मकाफ़ाते अमल कहा जाता है। मेरे साथ मुझे जो है मैसेज आया था, मैं एक्चुअली मैसेजेस को समराइज़ करके बताऊंगी बिकॉज़ मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत लंबे लंबे मैसेज किए हैं और मेरा ख्याल है मैं इतने लंबे मैसेजेस जो है नहीं शामिल कर पाऊंगी। इस वजह से मैं थोड़ा करके समराइज़ करके बताऊंगी। मुझे सैयद ज़ेब साहब का मैसेज आया था मेरे फेसबुक की पोस्ट पे, उन्होंने शेयर किया था एंड ही सेज़ कि हमें अवेयरनेस बच्चों को, गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है, हमारी भी है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम एडल्ट साइट्स को बंद कर दें। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। हम अपने बच्चों को गैजेट्स भी दे देते हैं, टैबलेट्स, मोबाइल्स भी दे देते हैं, बट हम में से कितने लोग जाके अपने बच्चों के रूम में चेक करते हैं कि वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल अपनी मम्मा की देती हूँ। मेरी मदर ने हम लोगों को जो है में यूनिवर्सिटी लेवल पे मोबाइल्स अलाउ किए थे एंड उनके एक काम था, वो हर हफ्ते में एक दिन, हमारा कोई भी वो रैंडम डे हो सकता था, वी नेवर न्यू, एक पूरा दिन हमारा मोबाइल अपने पास ज़रूर रखती थी। और मुझे पता है उन्हें मैसेजेस नहीं पढ़ने आते थे, और ये बात तब मुझे पता नहीं थी बिकॉज वी वर यंग, तो मुझे नहीं पता था उन्हें मैसेजेस नहीं पढ़ने आते, उन्हें फ़ोन ऑपरेट नहीं करना था। बट वो हम लोगों के चेहरों के जावियों से, हम लोगों के चेहरों से समझ जाती थी कि क्या हम वी आर क्लीन या फिर हम लोग किसी बात से परेशान हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे। आप अपने बच्चों पे इस चीज़ के लेके नज़र ज़रूर रखें कि आपके बच्चे जो आपकी फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की हैं उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वो सही तरीका है। और फिर इसके बाद राफे सईद हैं, उन्होंने भी मेरे पेज पे जो मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है सबसे छोटा काम ये है कि हम उसे दिल में बुरा जाने, और उससे ऊपर है कि हम ज़ुबान से बोलें
और सबसे ऊपर दर्जा है कि हम उसे अपने हाथ से रोकें। तो अगर हम हाथ से नहीं रोक पाते तो हम अपनी ज़ुबान तो एक कर सकते हैं। अगर हम सब मिलके एक आवाज़ बनकर इस बात पे सोचें, इस बात पे लड़ें अपने माशरे के साथ, तो शायद हमारा माशरा एक खूबसूरत चमन दोबारा से बन सकता है, जहाँ पे ये सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल फिर से खिल सकते हैं। मैं इसके बाद मैसेज शामिल करना चाहूँगी अम्बरीन का, जिन्होंने एक मुझे काफ़ी एक्सटेंसिव मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि अपने बच्चों को अर्ली एज में किन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और वो कहती हैं अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं कि आपने किसी की गोद में नहीं बैठना। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, और आई लाइक इट कि अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं। मेरी कज़न थी, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, शी वॉज हार्डली 2 और 3 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने एक दिन उनकी बेटी ना अपने थोड़े से बड़े कज़न की चीक्स पे किस कर रही थी। मेरी कज़न ने लिटरली मेरे सामने अपनी बेटी को रख के थप्पड़ मारा, एंड आई वाज लाइक आप अपनी बेटी को क्यों मार रही हैं? तो शी सेड अगर ये आज से इसको आदत पड़ जाएगी लोगों के मुंह चूमने की, तो बड़े होकर भी ऐसी ही करेगी। एंड मैं लिटरली उस वक्त उस बंदी से बहुत इम्प्रेस हुई कि उसे बचपन से अपने बेटी के दिमाग में वो एक बात डाल रही है कि मैं अपनी बेटी को अभी से सिखाऊंगी कि किसी भी लड़के के चीक्स को किस नहीं करनी, तो ये बात पूरी ज़िंदगी उसको याद रहेगी। हालांकि वो 2, 2.5 साल 3 साल की बच्ची थी, बट उसकी मामा अभी से ही उसके दिमाग में ये बात डाल रही है। दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग। फिर आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं करने, और ये 2 साल की उम्र से ही आपने अपने बच्चों के दिमाग में बात डालनी है। कभी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करना कि किसी दूसरे बच्चे को या किसी को एज अ हस्बैंड और वाइफ कहेंगे ये मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है, इस तरह से मुखातिब नहीं करना। कभी अपने बच्चों को फ्रेंड्स के साथ या इस तरह से कोई गेम नहीं खेलने देनी, जैसे घर घर बच्चे खेलते हैं या मियाँ बीवी बन के, आपने अपने बच्चों को इस तरह की गेम्स नहीं खेलने देनी। आपने अपने बच्चों को ऐसे लोगों से नहीं मिलने देना जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है मिलने के लिए। आपने अपने बच्चों से डेली काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, उनके पूरे दिन में उनका दिन कैसा गुजरा। आपने अपने बच्चों को केयरफुली एजुकेट करना है सेक्सुअल वैल्यूज़ के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में। आपने अपने बच्चों को थ्रू कार्टून बहुत सारे ऐसे आजकल चले हैं जो बच्चों को सेक्सुअल अवेयरनेस देते हैं, और काफ़ी कार्टून्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को मैं पर्सनली मेरी सोच है कि नहीं दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जॉनी ब्रेवो, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ जॉनी ब्रेवो, बिकॉज वो सिखाता ही ये है कि एक बंदा है, एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा है जिसे हर लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, और एक छोटी सी बच्ची उसकी हेल्प भी कर रही है। एंड आई डोंट लाइक दिस कार्टून्स एक्चुअली पर्सनली, और मैं बचपन में भी नहीं पसंद करती थी इस कार्टून को। मुझे ये बंदा समझ ही नहीं आता था। मुझे टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा लगता था, और आई थिंक वो बहुत अच्छे कार्टून है। इस तरह के जो है कार्टून बच्चों को दिखाएं, बट एक्चुअली अगेन टॉम एंड जेरी एंड ये बग्स बनी, इनके कार्टून में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब हैमर से मारना एंड इस तरह की चीज़ें। अगेन दीज आर वायलेंट। बारबी दिखाएं, बारबी इज़ गुड, बारबी की मूवीज़ अच्छी हैं। और अपने जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है, उसको सिखाएं कि आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं, और वो प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं। योर चेस्ट, बिटवीन योर लेग्स एंड योर बैक बॉटम, ये 3 जगहें आपने सिखाना है अपने बच्चों के कि आपको ये किसी को भी टच नहीं करने देना सिवाय आपके पेरेंट्स के या फिर डॉक्टर के, और डॉक्टर भी तब टच कर सकता है जब आपके पेरेंट्स मौजूद हैं। ये बात आपने अपने बच्चों को मुसलसल और बार बार सिखानी है, और इसको मुसलसल अपने बच्चों के दिमाग में हैमर करना है। आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि कौन सी मूवीज़, कौन से कार्टून उन्होंने नहीं देखने हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि जब वो रश में, भीड़ में खड़े होंगे तो उन्होंने किस तरह से खड़े होना है अपने आप को बचा के। अगर कोई स्ट्रेंजर उनको टच कर रहा है, उसी वक्त उन्होंने आपको बताना है। और ऐसा हुआ है एक्चुअली। आई वॉज विजिटिंग दुबई, तो एयरपोर्ट पे एक बच्ची मेरे साथ थी, वो मेरे साथ सीट पर आके बैठी, तो उससे बैठने नहीं जा रहा था। मैंने उसको पकड़ के ऊपर बिठाया, तो उसने जल्दी से मेरा हाथ पीछे किया, एंड शी सेड
टू हर मदर कि वाई शी दिस आंटी इज टचिंग मी। एंड मैंने एक दफ़ा मुझे थोड़ा लगा कि शायद उसकी मामा गलत ना समझे, बट देन आई फेल्ट गुड। मुझे अच्छा लगा कि उसको इतना पता था कि मैं उसको टच कर रही हूँ। एंड शी आस्क्ड हर मदर व्हाई दिस आंटी इज टचिंग मी। तो उसकी माँ ने कहा कि दैट आंटी इज़ हेल्पिंग यू टू सिट। तो फिर वो बच्ची थोड़ा होगी, मगर रास्ते में वो थोड़ा फिसलती थी, तो मैं उसको पकड़ने बैग उसके बैग के थ्रू पकड़ने की कोशिश करती थी। एंड स्टिल शी डिड नॉट वांट मी टू टच हर। एंड ये पॉइंट्स में मतलब मुझे बहुत माओ की समझदारी पे मैं बड़ा सैल्यूट भेजती हूँ ऐसी माओ को जो अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी छोटी छोटी बातें बड़ी जल्दी सिखा रही हैं। और अगेन मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे किसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने अपने बच्चे को ज़रूर सुनना है, उसकी बात ज़रूर सुननी है। मुझे महानूर फ्रॉम दुबई उन्होंने भी मैसेज किया, उनका भी काफ़ी एक्सटेंसिव मैसेज था, और वो कहती हैं कि ज़ैनब हम सबकी बेटी है, हम सबकी बहन है, और हम लोगों ने खुदा की तरफ से भेजी हुई इस रहमत की कदर नहीं की। हम लोगों को बेटियां अल्लाह ताला की रहमत है, और हम लोगों को जितना उस रहमत का ख्याल रखना चाहिए हम उतना ही उस रहमत की तजलील कर रहे हैं। और ये फैक्ट है, एक्चुअली ये सच है कि अब जो रहमत थी हम उस रहमत को ही जहमत समझने शुरू हो गए हैं। और अल्लाह माफ़ करे, हम में से बहुत लोग जो हैं उस रहमत को माँ के पेट में ही ख़त्म करने के प्लान कर लेते हैं। और काफ़ी आई कैंट से एनीथिंग, बट बड़े लोग इस तरह से कर भी जाते हैं बिकॉज बेटियाँ उन्हें बोझ लगती हैं, पर बेटियाँ बोझ नहीं होती। अ डॉटर इज़ अ डॉटर फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अ सन इज़ अ सन अंटिल हिज वाइफ। यानी कि जब तक बेटी आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है। एंड आई डोंट नो ये ज़माना जाहलियत की बातें हम लोगों के दिमागों से कब जाएंगी, बट मैं इस सिनेरियो में अब बेटों को भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोग इतने वहशी जानवर बन चुके हैं कि हम लोगों के लिए बच्चियाँ तो दूर, बच्चों के साथ भी हम वही कर रहे हैं जिनसे ज़्यादती करके उनको कूड़े करकट में मार के फेंक रहे हैं। हम लोगों के तो कोई इंसानियत जैसा हम लोगों में कुछ रहा ही नहीं। और मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, उन सबका एक ही पैगाम था कि जस्टिस फॉर ज़ैनब, बिल्कुल जस्टिस फॉर ज़ैनब। ज़ैनब के लिए, ज़ैनब के जो है कातिल को जो है सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और CCTV फुटेज में देख रही थी ज़ैनब जिस तरह से अपने जो जा रही थी, जिस इंसान के साथ जा रही थी, वो डेफिनेटली उस बंदे को जानती थी। जिस बंदे को वो जानती थी उसके साथ हंसी खुशी जा रही थी। और उस बंदे ने पता नहीं कितने अरसे से उस ज़ैनब को वो टारगेट बना रहा था, और उसके पेरेंट्स के जाते ही उसने अपना मिशन पूरा कर लिया। मैं मतलब कभी कभी मेरी समझ से ऐसी सिचुएशंस बहुत बाहर हो जाती हैं। मैं काफ़ी इमोशनल इंसान हूँ, और मैं परेशान हो जाती हूँ कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी ऐसी चीज़ें। मैंने कभी इंसानों से ऐसे ये हैवानियत और इस तरह की चीज़ें सोची नहीं थी। बट एनीवेज, बच्चों को अपने अकेला ना रहने दें, अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। अपने बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ अकेला मत छोड़ें। ज़्यादा अगर 5-10 मिनट के लिए दे आर सिटिंग टुगेदर, इट इज़ फाइन। अगर ज़्यादा टाइम के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अपने रूम में बंद हैं, तो कीप ऑन चेकिंग देम अगेन एंड अगेन। किसी न किसी बहाने से उनके रूम में जाते रहें। अपने बच्चों को फारिग ना रहने दें। अगर वो स्कूल का काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें गेम्स में डालें, उनको स्पोर्ट्स में डालें, उनको ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालें कि जिसकी वजह से वो रात को जल्दी सो जाएं। अपने बच्चों के दोस्तों के हरकतों पे नज़र रखें। कीप एन आई कि आपके बच्चों के दोस्त ड्रग्स, अल्कोहल या किसी एडिक्शन का शिकार तो नहीं, या कोई गलत साइट्स तो नहीं एसेस कर रहे। आपको अपने बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी जो आपके बच्चों से मिल रहे हैं। फिर अपने बच्चों को रिलीजियस टीचिंग्स दें, रिलीजन की तरफ मैक्सिमम लाने की कोशिश करें।
और 5 से 6 साल की उम्र के जब आपके बच्चे हो जाते हैं, उन्हें अपने आप से दूर कर दें। दूर करने का ये मुराद नहीं है कि आपने उन लोगों को उनसे बातचीत करना छोड़ देनी है। अपना बेड उनके बेड से सेपरेट करके उनको एक सेपरेट रूम दें। इससे आपके बच्चे की मासूमियत बरकरार रहती है। फिर उसके बाद आपने अपने बच्चों की मीडिया प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है। हम लोगों की जो मीडिया है ना, इसने बड़ा बच्चों के दिमाग में एक चीज़ भर दी है दैट प्राइवेट लाइफ होती है हर इंसान की, प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द थिंग। आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि उनके कुछ भी आपसे प्राइवेट नहीं है। अपने बच्चों के सामने अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है आपने। और मेरे पास टाइम की कमी है, मगर मैं जाते जाते बच्चों को भी कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। मैं उनसे कुछ मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ हर बात शेयर करनी है। दे आर योर वेल विशर्स, दे आर योर बॉडी गार्ड, एंड आप वो जो आपके लिए कर सकते हैं वो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। आप लोग अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ दोस्त नहीं हो सकते। यू नीड टू बी फ्रेंड्स विद पीपल जो आपकी एज के हैं। आपने अपने पेरेंट्स को अपनी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन रोज़ रात को एक आदत बना लें कि आपने सुना के जो है फिर सोना है। एंड पेरेंट्स, आप लोगों ने भी जहाँ कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाने जाते हैं, वहाँ उनकी अगर रूटीन और उनकी स्टूपिडिटी और उनकी डेली स्टोरीज सुन लेंगे तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है। जहाँ आप इतना मूवी सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, 5-10 मिनट अपने बच्चों की कहानियाँ सुन लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए बहुत एहसान कर रहे हैं जो कि बड़े होकर आपके बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपके पेरेंट्स के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके खाला फूफो वगैरह आपके फ्रेंड्स हैं। स्ट्रेंजर्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। स्ट्रेंजर्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। अगर आप किसी अंकल आंटी के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपने फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताना है कि मुझे ये आंटी, ये अंकल जो हैं अच्छे नहीं लगते, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, या जो भी है। आपने अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, दैट इज़ आई एम रिपीटिंग अगेन, योर चेस्ट, बिटवीन योर लेग एंड बैक ऑफ बॉटम, आपने ये 3 प्राइवेट पार्ट्स आपने किसी को भी टच नहीं करने देने। और अगर आपको कोई टच कर रहा है तो आप लोगों ने फ़ौरन अपने पेरेंट्स को जाके बताना है और उनसे बचने के लिए किसी सेफ मुकाम पे पहुंच जाना है। और अपने पेरेंट्स को जितनी जल्दी हो सके ये बात आपने बतानी है ताकि वो कोई एक्शन ले सके। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, हम सब के लिए, एक अच्छे मुआशरे के लिए ये सब बातें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मुझे बिनिश है इस्लामाबाद से, उनका भी मैसेज आया था। वो कह रही थी माय पॉइंट इज़ कि प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट टाइम बीइंग एक्शन लेगी। देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर देयर इज़ नो प्रोटेस्ट, स्टिल देयर आर लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशंस टू दैट फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन इज़ सेफ। वो कहना चाह रही हैं एक्चुअली कि प्रोटेस्ट वगैरह की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ऐसे लॉज और ऐसे सिस्टम्स बन जाने चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे प्रोटेक्टिव महसूस करें और प्रोटेक्टिव ही रहें। दिस इज़ टाइम फॉर एन इबरतनाक सज़ा एंड शी सेज कि ऐसी सज़ा हो कि दुनिया देखे और लोग रिग्रेट, ऐसे इश्यूज़ के बाद लोग रिग्रेट फील करें कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था या हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एंड देन शी सेज ज़ैनब बेचारी तो चली गई, बट फ्यूचर के लिए अक्लमंदी यही है कि अवाम इन सब पॉइंट्स का ख्याल रखे और चिल्ड्रन को एक सेफ़ कंट्री दे। बिल्कुल विनिश, हम लोग, मेरा और मेरे सब हमारे दोस्ती प्लेस के तमाम मेंबर्स का आज यही मोटिव था कि हम अपने तौर पे सबको बता सके, सबको सुना सके
कि आप अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं। मेरे शो का टाइम भी ख़त्म होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैंने सबके मैसेजेस जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने शामिल किए। मैं माजरत ख्वाह कि मैंने आप लोगों के कंप्लीट मैसेजेस नहीं पढ़े, क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत थी, मेरा टॉपिक बड़ा वसी था और मेरे पास बातें करने को बहुत थी, मगर मुझे अपना शो टाइम पे ख़त्म करना था। और जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज के शो में मैं जो अवेयरनेस देना चाहती थी मैं किसी हद तक कामयाब हो चुकी हूँ और मैं किसी हद तक कामयाब हुई होंगी कि मेरे दिल से बात निकल के आगे दिल तक ज़रूर पहुँची होगी। और इजाज़त लेने से पहले कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी दोस्ती प्लेस के तमाम मेंबर्स हम सब बहुत अफसरदा हैं कि शायद हम लोग भी अपनी पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं कर पाए, हम लोग भी अपने बच्चों को एक सिक्योर दुनिया नहीं दे पाए, सिक्योर गलियाँ, सिक्योर पार्क्स, कुछ सिक्योर नहीं दे पाए। मगर आज आवाज़ उठा के, आज हम अवेयरनेस पैदा करके अपने हिस्से की ड्यूटी में से कुछ कर रहे हैं, ज़रा सा पार्ट अदा कर रहे हैं। मगर क्या आप लोग इस बात को, इस मैसेज को आगे कन्वे करके अपने हिस्से के जो पार्ट है क्या वो अदा करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? क्या ज़ैनब के लिए आप लोग कुछ करेंगे? आप ज़ैनब के लिए, हम जाके लड़ नहीं सकते, हम प्रोटेस्ट अगर नहीं कर सकते, हम अवेयरनेस तो पैदा कर सकते हैं। हम अपने बच्चों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कोई और बेटी ज़ैनब ना बने। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम आज करना चाहते हैं तो। मैं रुखसत होने से पहले कहना चाहती हूँ कि दुआओं में बहुत याद रखना है आप लोगों ने ज़ैनब को और ज़ैनब जैसी बहुत सी बच्चियों को और बच्चों को जो ऐसे गलीज़ हादसे का शिकार हुए हैं। और मैं चाहती हूँ दुआओं में याद रखें उन बच्चियों को जो शायद खुदा ना ख्वास्ता इस सहाने का शिकार हो रही हैं। और मैं चाहती हूँ आप दुआओं में याद रखें उन बच्चे और बच्चियों को खुदा ना ख्वास्ता जो शायद किसी का इस वक्त टारगेट है। और मैं खुदा से बहुत दुआ करती हूँ कि खुदा ऐसे जो साने से किसी का बच्चा ना गुजरे या किसी की बच्ची ना गुजरे। और मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले ज़रूर दोस्ती प्लेस की तरफ से अपने सब मेंबर्स की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ज़ैनब और उसके पेरेंट्स के साथ हैं। हम लोगों के अगर बस चलता तो हम लोग शायद अपने हाथों से उस क्रिमिनल और उस शख्स के खुद बाल नोचते, उसके टुकड़े कर देते, इबरतनाक सज़ा देते हम सब। मगर हम मजबूर हैं कि हम अब तक उस एक क्रिमिनल तक हम नहीं पहुंच पाए। मगर हम दोस्ती प्लेस के सारे मेंबर्स, हमारी यही कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने मैसेजेस को, अपनी अवेयरनेस को आगे कन्वे करेंगे। और हम लोगों को खुशी तब होगी जब आप ये अवेयरनेस को आगे लेके जाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। और सिर्फ अपने नहीं, आप अपने भांजे भतीजे भतीजियाँ, मोहल्ले के बच्चे, पड़ोसी के बच्चे जिनकी आप फिक्र करते हैं, अपने दोस्तों के बच्चे, आपने सबको बचाना है। आपके सिर्फ कंधों पे आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, इस वक्त हमारे कंधों पे पूरी दुनिया के बच्चों की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हम अपनी तरफ से निभाने की कोशिश करेंगे, आपने भी निभाने की कोशिश करनी है। मुझे अफसोस है कि आज का शो मुझे इस टॉपिक पे करना पड़ा, मगर मुझे खुशी तब होगी जब मेरी अवेयरनेस एक कामयाब कैंपेन बन जाएगी और आप लोग आगे से 2 से 4 से 10 लोगों तक ये बात पहुंचेगी और शायद हम किसी एक बच्चे को बचा पाए। ये आरजे नूरी के साथ थे आप लोग। हर अगले सैटरडे को ज़रूर मेरा शो फिर से सुनिएगा, ज़रूर मेरे साथ शामिल होइएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आरजे नूरी आपको अलविदा कहती है और ज़रूर रिक्वेस्ट करती है मुझे और हम सब दोस्ती प्लेस के मेंबर्स को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।